हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। गाइस, आप सुन रहे हैं रज़िया सुल्ताना की आवाज़ में मुन्ना मलिक का लिखा हुआ खूबसूरत नॉवल नमकीन पानियों के सफ़र की लेटेस्ट एपिसोड। उम्मीद करती हूँ आपको ये नॉवल बहुत पसंद आ रहा होगा। गाइस, अगर आपको मेरी ये शिकाविश ऑडियो की सूरत में पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि मेरे चैनल की हौसला अफजाई होती रहे और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी तहरीरें ऑडियो की सूरत में पेश करती रहूं। चलें स्टार्ट करते हैं नमकीन पानियों के सफ़र की लेटेस्ट एपिसोड। बुझा बुझा सा सूरज आंखों के सामने तक आ गया था। उफ्क पर बादलों का पतला सा गुबार छाया हुआ था। ताजवर जिस जगह गिरकर होश से बेगाना हुई थी अब भी उसी जमीन पर बैठी हुई थी, बेहिसो हरकत नुचरी हुई। खुश्क सफेद होंठों पर प्यास हरफ हरफ नक्श थी। दिल में उबाल उठता तो आंखें आंसू उगलने लगती। वो एक ऐसी मूर्ति की मानिद थी जिसे तराशा तो पत्थर से गया हो, मगर उसमें खास बात ये हो कि कांच की आंखों से पानी टपकता रहता हो। बख्तावर भी उसी के अंदाज में जमीन पर बैठी थी, रोती हुई, मिन्नत करती हुई, मगर ताजवर का दुख बहुत बड़ा था। वो उसके अंदर जम रहा था। बख्तावर को फिक्र थी कि अगर आज भी वो अपने बाप के पास ना जा सकी तो ये जमता लावा उसकी सांसों का रास्ता रोक गया। तो ताजवर वो जिद्दी नहीं थी, वो अजियत पसंदी को थाम रही थी, भले वो उसके हाथ आरी की तरह काटती जा रही थी। हाकिम अंदर था, चुप, खामोश। बख्तावर का गुस्सा तरह तरह के गोते खा रहा था। किस किस्म का इंसान था वो। ऐसे वक्त में तो अपने ही दीवार बनते हैं। न तसल्ली देने की कोशिश की गई थी, ना कोई दिल पिघलाता जुमला। चलो पुरसा तो गैर भी दे देते हैं, दिल का बोझ हल्का करने के लिए कंधा भी पेश ना हुआ। वो तो गिरती दीवार को सहारा देता हाथ भी ना बना था। इतनी बेहिसी, इतनी संगदिली, इस कदर कठोरपन। ताजवर को आकर ये कह दे कि चलो अपने अब्बा की आखिरी रसूमात में शामिल हो जाओ कि तुम्हारे दिल को करार आ जाए। मौत तो बड़े बड़े सख्त दिलों को भी हिला देती है। बख्तावर ने ताजवर की तरफ देखा कि खुद पर रहम खाओ और हलाया कि इस तरह बैठने से वो सारी जिंदगी मुंजमद नहीं गुजार सकती। सबसे बड़ी तलख हकीकतों में जिंदगी का नंबर अव्वल है। मेरे अब्बा को मेरा दुख खा गया। मैंने कितना कहा था कि मेरी जिंदगी का लिखा उनकी गलती तो नहीं है, मगर बाप बेटियों के दुख नहीं सह सकते। वो इसी तरह चुपचाप मर जाते हैं। ताजवर के फंदा किसी गले में चंद खोटे अल्फाज बख्तावर की झोली में गिरे और वो आंखें बंद करके कुर्ब दिल में दुबा देने लगी। आंखों से बरसात रवानी से जारी हो गई थी। इसी तरह सोचकर तुम खुद को जख्म लगा रही हो ताजवर। क्या इसी तरह तुम्हारे अब्बा की रूह को तकलीफ नहीं पहुंच रही? ये वक्त नहीं है ऐसी बातों का। बख्तावर ने आंसू जब्त करते हुए उसे समझाया। ना जाने वो सुन भी रही थी या नहीं। मेरे अब्बा बहुत मासूम थे बख्तावर, किसी का दिल दुखाने से डरते थे। अपनी जवानी उन्होंने सिर्फ हमारी परवरिश में काट दी। कभी ना सोचा कि उन्हें भी जज्बाती सहारे की जरूरत है। जो बातें वो बेटियों से नहीं कर सकते वो सुनने वाला कोई और हो। और बदले में उन्हें क्या दिया हमने? बुढ़ापे में इतनी बड़ी सजा कि वो कभी मेरी शक्ल ना देख सके। वो शिकवा कर लाती, आंखों से बख्तावर से पूछने लगी। बख्तावर का तो अपना दिल कट रहा था, उसमें सुनने की ताब ही नहीं थी। ताजवर तो सह रही थी। सजा तो मुजरिमों को सुनाई जाती है ना। अब्बा ने क्या गुनाह किया था? मुझसे क्या खता सरजद हुई थी कि सूली लटकाया गया? मेरी बहन के लिए यूं धरले से मनकूहा का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता रहा जैसे निकाह हुआ हो, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा सलूक किया गया जैसे उनकी खरीदी मुलाजमा उन्हें वापस ना की गई हो। आंसू झटकते हुए वो तंज से बोली और बेरुखी से दूसरी तरफ देखने लगी। इस घर की औरतें अगर कान लगाकर उसकी बातें सुन भी रही थी तो जब्त के करवे घूंट उन्हें भरने पड़ रहे थे। ऐसे वक्त का लिहाज कम अज कम उनमें था, ना जाने कैसे। ये तो सारे जिंदगी के रोग हैं ताजवर। खुदा के लिए अभी मेरे साथ चलो। तुम्हारे अब्बा चले गए हैं, वो आइंदा इस जगह पर कभी नहीं होंगे। बख्तावर ने उसके जज्बात झंझोड़ने चाहे थे,
ताजवर सुर्ख आंखों से उसे देखने लगी। अब क्या करने जाऊं? अब्बा तो चले गए। बाप बेटियों के वारिस होते हैं, मेरे वारिस नहीं रहे। वो कोशिश के बावजूद जार जार रोने लगी। बख्तावर ने उसका चेहरा अपने हाथों के प्याले में ले लिया। तुम तो उसे देख सकती हो ना, तुम्हारे दिल का बोझ कभी हल्का नहीं हो सकेगा ताजवर। अब्बा नहीं देख सकते मुझे, उनकी आंखों में खुशी नहीं नजर आ सकती। वो लबों पर जख्मी मुस्कुराहट घसीट लाई। मैं तो जिंदा हूं ना। वो तरसते चले गए, सिर्फ इसलिए कि ताजवर का घर बसा रहे, जो उसका है भी नहीं। मैं ये जंजीर तोड़कर चली जाऊं। जिस इंसान ने जीते जी दिल में नरमी पैदा नहीं की, वो मरने वाले इंसान पर हुक्म सुनाएगा कि मैं जाऊं या नहीं। वो तलखी से बख्तावर को देखने लगी। बख्तावर ने नफी में सर हिलाया। उसे उसकी जरूरत नहीं थी। तुम किसी के हुक्म की मोहताज नहीं हो। हाकिम भाई की शर्त मौलवी साहिब की सांसों के साथ ही अपनी मौत आप मर गई है। बख्तावर ने सर हिलाते हुए उसे यकीन दिलाया। वो जानती थी ताजवर जिस सदमे से गुजर रही थी, उसका मुंतशिर ज़हन इस नहज पर नहीं सोच सकता था। क्या कह रही हो? यही कि तलाक का वाकया होना अल्फाज से मशरूत होता है। तुम्हारी सूली पर लटकने की मुद्दत इतनी ही थी। हाकिम भाई ने कहा था कि तुमने उन्हें अपनी सूरत दिखाई तो, जबकि वो तुम्हारी सूरत देखने के लिए जिंदा नहीं है ताजवर। बख्तावर इतना कहकर खुद भी अपने आंसू जब्त नहीं कर पाई थी। उनका दीदार तुम करोगी, वो नहीं। उनके मरने पर तुम्हारे गिर्द दहकती ये जंजीर बुझ चुकी है। तुम अपनी ये बेजुर्म सजा पूरी कर चुकी हो। वो सर झुकाकर रोने लगी। ताजवर की आंखों में कोई तासुर सिमटा, फिर वो जैसे हंसी, अजीब सी डरावनी हंसी। बख्तावर रोना भूल गई, यानी फांसी से पहले ही मुजरिम कैद में दम तोड़ गया। वो बख्तावर को बताकर कितनी देर हंसती रही, सर झुकाकर। कभी इस हंसी में रोने की आवाज शामिल हो जाती। कमरों से कोई नहीं निकला था। नीलम और हमीदा ने भी फोतगी वाले घर जाने की जहमत नहीं की थी। वहां के बड़े अब शकीला और दस्तगीर थे, और उनके लिए वो मरने वाले का मुंह भी भूल गए थे। कलमा शहादत, एक बुलंद आवाज सुनाई दी। ताजवर ने झटके से सर उठाया। कलमा शहादत दूसरी मर्तबा सुनाई दी। ताजवर बिन पानी की मछली की तरह तड़पी। मौलवी हयात का जनाजा गली से गुजर रहा था। गली जो ताजवर के घर से गुजरती थी, उसके प्यारे अब्बा को लेकर जा रहे थे। सारे जब्त बर्दाश्त के कड़े पहरे और सब्र की तनाबें एक साथ टूटी। ताजवर के सामने कुछ नहीं रहा था। वो जमीन पर दोनों हाथ टकाकर उठी और दीवाना वार बाहर की तरफ लपकी थी। अब्बा, मेरे अब्बा। वो नंगे पांव दुपट्टा सर पर घसीटती पुकारती हुई दरवाजे से बाहर निकली। बख्तावर भी उसके पीछे भागी थी। ताजवर चंद साला बच्ची थी जो खिलखिलाती हुई बाप को पकड़ने भाग रही थी। मौलवी हयात हंसते हुए नहाल दिल के साथ धीमी रफ्तार में चक्कर काट रहे थे कि वो उसे पकड़ सकें। ताजो, मत भागो, तुम हाँप जाओगी। मौलवी हयात अपनी छोटी सी बच्ची की थकन महसूस करके उसे पुकारते, और ताजवर की खिलखिलाहटें इतनी बुलंद होती कि घर के पाट जाने लगती, दीवारें फिलांगती। मौलवी हयात थम जाते। इतनी शफाफ हंसी को नजर लग जाने के डर से जेरे लब कुछ पड़ने लगते। ताजवर इतनी छोटी थी कि बस अब्बा का दामन पकड़ लेती थी। आज ताजवर इतनी बड़ी थी कि उसकी हंसी को नजर लग चुकी थी। अब्बा के लब साकत हो चुके थे। वो भाग रही थी, मगर आज अब्बा को दामन पकड़कर उन्हें रोक नहीं सकती थी। वो घर से निकलकर गली में आई और जिंदगी में पहली बार हजूम चीरकर अपने महबूब बाप के पास जाने लगी। मौलवी हयात की बेटी के एहतराम में लोग रास्ता छोड़ने लगे और नजरें झुकाने लगे। दस्तगीर ने जनाजा रुकवा दिया और कंधों से उतारकर जमीन पर रखा। ताजवर की हालत देखकर दस्तगीर ने इशारा किया कि जनाजे में शरीक लोग यहाँ से हट जाएं। लोग पुश्त करके खड़े हो गए थे। अब्बा, ताजवर के लब फिर फरा कर रह गए। आंखों से बाल उबलने लगा, हाथ पहलू में गिर गए थे। बख्तावर ने उसे संभाला और वो बेइख्तियार ना हुए सर पर ओढ़नी ठीक की। अब्बा, आप सो गए, सुख की नींद पा ली आपने, तकलीफों से निजात। वो नीचे बैठकर कहने लगी। दस्तगीर ने अपने होंठों पर हाथ जमा लिए कि वो जब्त ना खो दे। अब्बा की सूरत सामने थी, सबसे प्यारी, सबसे मीठी। गुलाब के फूल के हार उन्हें पहनाए गए थे। सफेद दाढ़ी छुप गई थी,
चंद सजी कलियों के फूल थे। यकीनन शकीला ने तोड़ कर रखे होंगे। ताजवर कितनी देर देखती जा रही थी। जन्नत में घर हो आपका अब्बा, बहुत अच्छा किया कि आपने इस दुनिया से निजात पा ली। ये दुनिया अच्छा ठिकाना नहीं है। मैं बहुत जल्द मिलूंगी अब्बा आपसे। पता है वहाँ हम पर कोई पाबंदी आयद नहीं होगी। अल्लाह बहुत रहम करने वाला है अब्बा। मैं बहुत जल्द। ताजवर, दस्तगीर ने उसके सर पर हाथ रख कर टोका और फूट फूट कर रोने लगा। ताजवर सर झुकाकर शिद्दत से रो पड़ी। जिंदगी का सबसे बड़ा घाव और सबसे बड़ा सबक मौत ही देती है। ये दो दिलों में से एक जुदा करती है, मगर मौत दोनों की वाक़या होती है। बस करो ताजवर, जाने वाले को इंतजार नहीं करवाते। बख्तावर ने उसे बाजुओं से थाम कर उठाया और दस्तगीर ने जनाजा उठाने के लिए इशारा किया। अल्लाह के हवाले अब्बा, अल्लाह के हवाले। ताजवर की सिसकियां कलमा शहादत के विर्द में मदगम हो रही थी। दरवाजे से देखती औरतों के लिए, सुनते मर्दों के लिए ये मंजर बहुत दर्द अंगेज और कुर्बनाक था। मौलवी हयात के नमाज जनाजा के लिए खड़ी सफों में सबसे आखिरी खड़ा होने वाला बंदा हाकिम था। उसका दोस्त दुनियादारी निभाने के तकाजे पर पढ़ाकर उसे नमाज जनाजा में शिरकत करने लाया था। नमाज जनाजा के बाद जब दस्तगीर ऐलान करने खड़ा हुआ तो उसका चेहरा स्पॉट था, कोड़ा कागज। मौलवी साहिब मेरे खालू और ससुर ही नहीं बल्कि मेरे लिए वालिद की जगह पर थे। उनका बेटा और दामाद होने के नाते मैं उनका वारिस हूँ, और अब्बू पर अगर किसी का कर्ज है, किसी की कोई चीज देनी थी तो मैं हाजिर हूँ। मेहरबानी फरमाकर किसी भी वक्त मुझसे वसूल की जा सकती है। अगर कभी उन्होंने किसी की दिलाजारी की तो अल्लाह के लिए उन्हें माफ फरमाकर मगफिरत की दुआ की दरख्वास्त है। दस्तगीर कहकर खामोश हो गया और हाकिम ये ऐलान सुनकर सोच रहा था कि अगर उन्होंने ये हक हाकिम से ना छीना होता तो आज दस्तगीर की जगह वो खड़ा होता कि पहला हक उसी का बनता था। मगर उनकी सिर्फ एक जिद ने आज दस्तगीर को ये मुकाम दे दिया था कि वो खुद को उनका वारिस कहे। औकात ही क्या थी दस्तगीर की। हाकिम की होंठ पेवस्त थे, निगाहों में कोई गैर फहम तासुर। जोहर का वक्त था। दोपहर का सकूत दरो दीवार से लिपटा हुआ था। उसकी जात ऐसे सन्नाटों में खो गई थी कि बाहर के तमाम शोर बेमैनी होकर रह गए थे। किसी तंग सुरंग में वो तेजी से गुजरती हवा का शोर भी उस खामोशियों को वहशत ज़दा नहीं कर सकता था। अचानक तेज आवाज में दरवाजे पर दस्तक दी गई, मगर उसने पलकें तक नहीं झपकी। बख्तावर मिट्टी के चूल्हे पर चाय उबाल रही थी। हाकिम ने दरवाजा खोला और पटवाह करते ही उसके जबड़े भींच गए। क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ? उसकी आंखों में ठीक वही रंग उतरा जो सुर्ख कपड़े को देखकर उतरता है। उसकी आंखों के सामने शकीला और दस्तगीर जो खड़े थे, यहाँ आना नहीं चाहते थे, मगर मेरा एक वाहिद अपना यहाँ जकड़ा हुआ है और मुझे गवारा नहीं है कि वह मजीद घुट घुट कर यहाँ जिंदगी गुजारे। शकीला ने दस्तगीर को बोलने का मौका दिए बगैर चबा चबा कर कहा। हाकिम के लिए ये लड़की कत्ल कर देने जितनी हसरत ना तमाम बनकर रह गई थी। उसकी आंखों से शोले निकलने लगे। अभी के अभी मेरी नजरों से दफा हो जाओ, वरना मैं तुम दोनों को जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। जीते जागते इंसानों को जिंदा दरगोर कर देने का बहुत शौक है आपको। कितने लोगों का खून लेंगे अपने कंधों पर? डरे इस वक्त से जब यही जमीन आपका बोझ उठाने से इनकार कर दे। वो भी सुलगती निगाहें उसी पर गाड़े उसी के अंदाज में जवाब लौटा रही थी। हाकिम का खून चेहरे पर सिमट आया। मेरी फिक्र में तुम मत घुलो। जब तुम जैसे इंसानों का बोझ जमीन उठा रही है, जो सरेआम इज्जतों का सौदा करके निकाह की आड़ में स्याह को सफेद करने की कोशिश करते हैं। हद से मत बढ़ो हाकिम। दस्तगीर ने सख्ती से उसकी बात काटी तो शकीला ने फौरन उसका हाथ थामकर आगे बढ़ने से रोका। दुरुस्त कहा आपने, जरा अपने भाई की भी तो शक्ल दिखाइए, हम भी देखिए कि निकाह के असर में किरदार में कुछ सफेदी आई या ताहाल स्याह ही स्याह है। वो सुकून से बोली थी। हाकिम की गर्जदार आवाज गूंजी, बकवास बंद करो, बस जुबान लड़की। उसकी धार पर ताजवर सहन में आ गई थी। खुले दरवाजे से वो दिखाई देने लगी, फिर बख्तावर और घर के बाकी अफराद। बस यही औकात है आपकी। जहां सच की बात हुई वहां हलक फाड़कर उसे खामोश कराने की कोशिश की। सुनने की ताब नहीं तो सुनाया भी मत करें। खैर, मैं आपके मुंह नहीं लगना चाहती। मैं अपनी बहन को लेने आई हूँ। शकीला की नजर ताजवर पर पड़ी। तो
वो बेताबी से बोली। वो सेहन के वस्त में खड़ी थी और हाकिम दरवाजे में रास्ता रोके खड़ा था, खाली खाली आंखों से देखती, चुपचाप, बेतासुर, जज्बात से आ रही। अच्छा, अपनी बहन। हाकिम को दिलचस्पी महसूस हुई। तुम लेकर जाओगी उसे यहाँ से? वो हंसकर उसकी बेचैनी से लुत्फ लेता, जो ताजवर को देखकर डर आई थी, हाथ सीने पर बांधकर खड़ा हो गया। वो रही तुम्हारी बहन, दिखाओ कैसे लेकर जाती हो। शकीला ने एक नजर हाकिम पर डाली। वो हल्का सा रास्ता छोड़कर खड़ा हो गया, मगर शकीला उस घर में कैद कदम नहीं रखना चाहती थी। ताजवर उस घर के अफराद में कितनी तन्हा तन्हा थी। सेहन में खड़ी उस अजनबी सी लड़की बख्तावर को नजर अंदाज करती, वो दरवाजे से ही ताजवर से मुखातिब हुई। ताजवर, मेरी बहन, अब्बा हमें छोड़कर चले गए और हमारे नसीब देखो कि अपने मुश्तरका दुख पर हम दोनों एक दूसरे के गले लग कर रो भी नहीं सकी। मेरे पास आओ ताजवर, तुम्हें अब यहाँ रहने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें आज लेकर जाऊंगी। शकीला की तरफ पर ताजवर के जिस्म में कोई हरकत पैदा नहीं हुई। वो ऐसे ही नजरों से दोनों को देख रही थी जैसे शकीला ने बख्तावर को देखा था, गोया जानती ही ना हो। कितनी अजीब लड़की हो तुम, बाप को मरे दोपहर भी नहीं गुजरे और तुम तमाशा करने हमारे घर आ पहुंची हो। जरा भी शर्म है तुम में? नीलम करवाहट भरे लहजे में कहती हुई हाकिम के करीब आ गई। हाकिम छोटे छोटे कदम उठाता सेहन में पड़ी चारपाई पर मजे से बैठ गया, तमाशा देखने के लिए। तमाशा मैं खत्म करने आई हूँ। तुम लोग मेरी बहन के काबिल ही नहीं हो। यहाँ रही तो जिंदगी तंग कर दोगे उस पर। अब्बा नहीं रहे मगर मैं जिंदा हूँ अभी, उसने नीलम को जवाब दिया और वो दोबारा ताजवर को देखा। ताजवर, खुदा के लिए मेरी बात सुनो, ये तुम्हारी किसी कुर्बानी की कदर नहीं करने वाले। ये बेहिस लोग तुम्हें अब्बा की मौत पर दिलासा देने भी नहीं बैठे होंगे। मेरे साथ चलो ताजवर, हमें एक दूसरे की जरूरत है। हाँ ताजवर बहन, शकीला सही कह रही है, हम तुम्हारे अपने हैं, खुद को तन्हा मत करो। कुछ दिनों के लिए ही हमारे साथ चली जाओ, जब तक हम सब के जख्म मंदमिल नहीं हो जाते। दस्तगीर ने अब की बार इल्तिजा की थी, मगर ताजवर की जुबान नहीं हिली। हाकिम ने महफूज होते हुए कहा, आज ये यहाँ से चौखट अबूर कर गई तो कभी वापस आने की उम्मीद मत रखे। मैं तुम जैसा मर्द नहीं हूँ जो औरत के नीचे लग कर रहे, कमजोर और दब्बू। उसने दस्तगीर पर चोट करने की कोशिश की। वो नहीं जानता था कि दस्तगीर के लिए अपनी मर्दानगी से पहले कुछ जरूरी चीजें आती थी। ताजवर इस चौखट पर लात मार कर जाएगी, वापस आने की खुशफहमी में यहाँ मौजूद कोई शख्स मुब्तला न रहे। शकीला ने तुर्की ब तुर्की जवाब दिया। बख्तावर ने उस भरती जंग से परेशान होकर ताजवर के कंधे पर हाथ रखा तो ताजवर के सांस लेने की आवाज आई। वो अपने सख्ते से बाहर आकर छोटे छोटे कदम उठाती दरवाजे की तरफ भरने लगी। एक पल के लिए सबको लगा कि वो दहलीज पार कर जाएगी, मगर बख्तावर जानती थी वो ऐसा नहीं करेगी। ताजवर ने दोनों हाथ दरवाजों पर रखकर उन्हें देखा। तुम लोग जाओ यहाँ से। स्पार्ट सा अंदाज था, ना तड़पता ना बिलकता, तमाशबीन बदमजा से हुए। नहीं ताजवर, मैं नहीं जाऊंगी, तुम्हारे बगैर कहीं नहीं जाऊंगी। शकीला जज्बाती हो गई। ताजवर ने बेचारगी से उसे देखा। दस्तगीर, तुम समझाओ इसको, क्यों सुकून अजीज नहीं है इसे? हम दोनों की अपनी अपनी जिंदगी है, उसे अपनी तरह से गुजारने दो। ये मेरा घर है, मैं कहाँ जाऊं? ताजवर ने नजरें उठाकर सुकून से सवाल किया। शकीला के पास जवाब था, हमारे घर ताजवर, खाला के घर, वो तुम्हारा घर है, हम सब साथ रहेंगे। वो बेताबी से बोल रही थी। जब तक अब्बा जिंदा थे तब तक नहीं घर छोड़ा, तो जब वो नहीं रहे अब छोड़ दूंगी। पहली बार उसकी आंख नम हुई थी। उंगली से उसने नमी साफ की। मैं हरगिज नहीं चाहती लोग अब्बा को इन अल्फाज से याद करें कि मौलवी हयात की बेटी उनके जाने के बाद घर नहीं बसा सकी। यही मेरी किस्मत थी, यही अब्बा की मर्जी और यही मेरा फैसला। तुम अपनी दुनिया बसाओ, खुश रहो और मुझे भूल जाओ। दोबारा यहाँ मत आना शकीला, मुझे तकलीफ होगी कि तुम्हारी बेइज्जती देखूं और कुछ कह न सकूं। उसने अपने जज्बात पर काबू पाया और दरवाजा बंद करने के लिए दोनों तरफ से पट धकेले। शकीला ने हाथ उठाकर तेजी से कहा था, ऐसा मत करो ताजवर, हम दोनों एक दूसरे से अलग होकर नहीं जी सकती, मेरी बात समझो। ताजवर उसकी बात पर तासुब से मुस्कुरा दी। अब्बा के बगैर भी तो जी रही है ना, ये वक्त भी गुजर जाएगा, खुश रहो तुम, मेरी फिक्र भूल जाओ, पिछली जिंदगी की तरफ मुड़कर मत देखना। उसकी आवाज
खुद कलामी की सी थी। खुद वो दोनों ही सुन पा रहे थे। दरवाजा बंद हो गया। ताजवर के चेहरे पर तमाम तासुर मिट गए। वो मुड़ी और किसी पर भी नजर डाले बगैर नलके की तरफ बढ़ गई। जोहर की नमाज का वक्त हो रहा था। ताजवर ने उस नमाज के लिए पानी के साथ अपने आंसुओं से वजू किया। मौलवी हयात की जिंदगी का बाब हमेशा के लिए बंद हो गया। उसके लिए दुनिया में वाहिद सहारा अब नहीं बचा था। अब से कोई मौलवी हयात का नाम नहीं लेगा। वो बेटियों के बाप थे, उनका कोई बेटा नहीं था कि उनकी नस्ल आगे बढ़ती। मौलवी हयात के जनाजे को दूसरों ने कंधा दिया। उनकी कब्र पर फातिहा पढ़ने को कौन जाया करेगा। वो 3 लोग थे और मौलवी हयात इस तकून का सतून गिर गया और वो बेसहारा हो गए। यतीम, लाचार और दूसरों के रहमो करम पर वो इसी अंदाज में अंदर की जानिब भर रही थी। जाए नमाज बिछाकर वो नमाज अदा करने खड़ी हो गई। उसके लिए अब कुछ बाकी नहीं रहा था। वो एहसास भी नहीं कि इन्हीं फिजाओं में कहीं अब्बा मियाँ सांसें लेते हैं। ताजवर की जिंदगी का हर रहा सहा रंग उस एक मौत के असर ने चाट लिया था। उसका दिल एक ऐसी कब्र की मानिंद हो गया जिसकी देखभाल से गफलत बरतने पर कांटेदार झाड़ियां और नोकदार लंबे लंबे सरकंडे उग आते हैं कि उस पर फूल उगाने के लिए जज्बात की बारिश कभी बरसती ही नहीं। सानिया का मूड खुशगवार था। वो तितली की मानिंद उड़ी उड़ी फिर रही थी। आते जाते सीमी को छेड़ने लगती। अम्मा सामने होती तो गोल गोल आंखें घुमाकर इशारा करती। सीमी उसकी शौकियों को आला ज़र्फी का मुजाहिरा करके बर्दाश्त कर रही थी, वरना ये नजरअंदाज करने के काबिल नहीं थी। दरअसल आज ही अब्बा ने फैसला सुनाया था कि इस जुम्मे को सीमी की दुआए खैर है, मोइन की शादी के लिए तारीख रख देंगे। और सबसे पहले ये सानिया ने सुना तो खुशी और इंबसात की लहरें उठने लगी। वाह, हमारे घर में रौनक लगने वाली है और इस सारी रौनक से ज्यादा रोशनी होगी किसी की आंखों में। चुप करो, आवाज तुम्हारी बाहर तक चली जाएगी। सीमी ने दबी दबी आवाज में डांट दिया। हंसी होंठों में दबा ली थी। सानिया बुरा मान कर बोली, लो तुम बाहर की बात करती हो, ये तो पूरे गांव में गूंजने वाली है। जब वो गूंजनी होगी तब तुम भी ढोल गले में डाल लेना, अभी से कोई जरूरत नहीं है। लो ख्वामखा, मैं तो तुम्हें छेड़ रही थी। हाय, हमारे घर की पहली शादी, मैं तो पहनूंगी लंबा सा फराक और साथ में नफीस सी बिंदिया, झुमके। सानिया ने मांग में और कानों को हाथ लगाकर आगाह किया। सीमी उमड़ आने वाली हंसी को रोक ना सकी। क्या बात है मैडम, मुस्कुरा रही है? यानी ये तेवर दिखाना बस ऊपरी ऊपरी है? वो माइल बाद शरारत हुई तो सीमी ने बकायदा सख्ती से घूरा था। अब तुम पिटोगी मुझसे, सुन रही हो? हटो, मुझे बहुत से काम है। वो उठकर जाने लगी। सानिया ने रास्ता रोक लिया। काम तो बहुत हैं, मगर हम आज आपको मेहमान करार देते हुए कामों की फहरिस्त से आजाद करते हैं। इस घर पर अब सिर्फ हमारा हक है। वो शहाना अंदाज में गोया हुई और सर झुकाकर कवर्निश बचा लाई। सीमी को उसकी अदाकारी गुदगुदा रही थी। कितनी मतलबी हो तुम? क्या पहले मैंने तुम्हारे हक पर कब्जा जमा रखा था? कब्जा तो नहीं, मगर इस घर में ज्यादा तुम्हारी सुनी जाती थी। अब इस पर और अम्मा पर मेरा राज हुआ करेगा। अहमियत की बात है। वो मजे ले लेकर बोली, गलत फहमी है तुम्हारी। सीमी खुलकर हंस दी। मेरी जगह तुम्हें नहीं मिलेगी। खैर, मुझे तुम्हारी जगह लेने में कोई दिलचस्पी नहीं, मगर उन चीजों में जरूर है जो तुम्हारी तरफ से मुझे मिलने वाली हैं। देखो, मैं तुम्हें पहले बता दूंगी कि कौन कौन सी चीज तुमने अपने ससुराल शिफ्ट नहीं करनी। दूसरी बात, बड़ी बहन शादीशुदा हो तो उसकी पोजीशन स्ट्रोंग होती है और फिर मैं अपने मुतालबा तुम्हारी कनपट्टी पर बंदूक रख कर मनवा सकती हूँ। उसने उंगलियों से पिस्टल बनाकर सीमी के सर पर रखा और सर उड़ा दिया। फिर हंसती चली गई। मैंने तुम्हारा मसला पहले ही हल कर दिया है। मुजफ्फर को तो तुम्हारी स्टडी से कोई मसला नहीं है और वो तुम्हारी सिफारिश अब्बा से भी कर देगा। पुर उम्मीद रहो। थैंक्स माई लेडी। पुर उम्मीद नहीं, पुर यकीन हूँ। मोइन भाई भी फिर तुम्हारी मान कर फिर मुझे अपनी सदियों पुरानी मर्सिडीज बाइक पर बिठाने का खतरा मोल ले लेंगे, जिसके रास्ते में बार बार नखरे उठाने पड़ते हैं। वो मोइन की मोटरसाइकिल का मजाक बना रही थी। सीमी ने टोका, तमीज भी कोई चीज होती है। ओहो, अभी से बुरा लग रहा है। वो उसे तंग करने का मौका नहीं छोड़ रही थी। सीमी ने माँ को आवाज, अम्मा, सानिया की मशीनी जुबान बंद नहीं हो रही, उसका बटन आकर दबा जाए। सानिया गड़बड़ा कर बाहर भागी।
अम्मा अंदर आ गई और सीमी के पास बैठ गई। सानिया ने बहुत कोशिश की कि कुछ सुन गुन ले, मगर हमेशा की तरह कामयाब ना हो सकी और कुछ समझ में ना आया तो ताई जी को आवाज दे डाली। खुश हो जाएं ताई जी, आपके हाथ गोहरे नायाब लगने वाला है। क्या कहा नहीं समझी? क्या कहा नहीं समझी? मेरा मतलब है एक कीमती हीरा। ताई जी ने दूर से ही दफा दूर का नोटिस भेजा। ये तो कुछ भी हाँकती रहती है, पागल जी। बेचारी अपना सा मुंह लेकर रह गई। शुमाइला को ये ब्रेकिंग न्यूज जरूर देनी चाहिए, सानिया ने सीमी को जाकर बताया। उसके बेसब्रेपन पर मुस्कुराकर बोली, हाँ कल साथ चलेंगे। खुश होगी वो हाँ कल साथ चलेंगे, खुश होगी वो। और शम वो नाम लेते लेते अटक गई। सीमी अपने ख्यालों में कुछ कपड़ों को समेट रही थी। सानिया की हरकत नोट नहीं कर सकी। वो चुपके से बाहर आई और धड़कते दिल पर काबू पाने लगी। शमरेज का नाम सीमी के सामने लेने से पहले कभी नहीं हिचकिचाई थी। अब दिल में शायद कोई चोट था जो पहले की तरह बेसाख्तगी से ना कह सकी। शमरेज का ख्याल दिल में आया तो उसके फूलों की मानिद खिलती सूरत जहन में रोशन हो गई थी। उसके दिल की दीवार पर अपना नाम लिखने में कामयाब हो चुका था। दिल की दीवार जो उस उम्र में कच्ची होती है और जिस पर लिखा शिद्दत जज्बात में ना पुख्ता होकर ताउमर मिटाए नहीं मिटता। बहादुर खान की हवेली की चोटियों पर बादलों की टुकड़ियां दूर दूर घूम रही थी। एक रफ्तार से चलती हवा उन्हें पकड़ पकड़ कर एक दूसरे से जोड़ने लगी। सफेद अधमुए बादल बरसने वाले नहीं लगते थे, मगर मौसम की दिलकशी और राहनाइयों में इजाफे का सबब बन रहे थे। शमरेज ने चकोर का पिंजरा उठाकर आंखों के सामने किया और उसकी सफाई और खुराक का जायजा लिया। फजल बाबा आज तमाम पिंजरों की सफाई कर रहे थे और ताज़ा पानी रख रहे थे। शमरेज ने कुछ देर देखने के बाद उन्हें मुखातिब किया, आपको मालूम है बाबा कहाँ हैं? बहादुर साहिब अभी अपने दोस्तों के साथ चाय पीकर कमरे में गए हैं, आपको वहीं मिलेंगे। वो सर हिलाता हुआ अंदर की जानिब बढ़ गया। उससे अच्छा मौका और क्या हो सकता था? शुमाइला भी ना जाने आजकल कहाँ मसरूफ रहती थी, यकीनन लिखने लिखाने में। फिर ये मौजू भी ऐसा था कि जिस पर वो सबसे पहले खुद बात करना चाहता था। अगर ये मजाज बनता तब यकीनन उसे शुमाइला की जरूरत पड़ेगी। गहरी सांस भरते हुए उसने खुद को तैयार किया और दरवाजे पर उंगली से नोक किया। इजाजत मिलने पर अंदर दाखिल होते हुए उसने अपने वालिदैन को सलाम किया था। आओ यंग मैन, तुम्हारी ही कमी महसूस हो रही थी। बहादुर खान अपने बेटे को देखकर जी जान से मोहब्बत का इजहार करते रहे। बाहर मौसम इतना अच्छा हो रहा है बाबा, और आप लोग यहाँ बैठे हैं, वो हल्के फुल्के अंदाज में बोला और उनके सामने बैठ गया। बहादुर खान बोले, चलो फिर बाहर चलकर बैठते हैं। नहीं, अब यही ठीक है, बाद में चलते हैं। जैसे ही रिमझिम हो गई वो उंगलियां मरोड़ने लगा। नुदरत पलटकर उसके अंदाज पर गौर करने लगी। क्या बात है यंग मैन, कुछ परेशानी है? नहीं बाबा, आपके होते हुए परेशानी क्या होगी, बस कुछ बात करनी थी, वो लगावट का मुजाहिरा करते हुए बोला। तो बहादुर खान बेगम को देखकर हंसे। ये मक्खन लगा रहा है तो बात जरूर कुछ बड़ी होगी। खैर बिला झिझक कहो, क्या चाहिए? बाबा, जो कुछ मुझे चाहिए वो कोई चीज तो नहीं, मगर वो लब काटते हुए अल्फाज ढूंढने लगा। मुझे लगता है आप ना जाने कैसा महसूस कर लें। क्या बात है शमरेज? नुदरत बेगम हद दर्जा संजीदगी से मुखातिब हुई। बहादुर खान ने हाथ लहराकर उन्हें पुरसुकून रहने का इशारा दिया था। तुम कहो बेटे, हम तुम्हारी बात समझने की कोशिश करेंगे, वो नरमी से बोले। शमरेज की हिम्मत भरी। बाबा, दरअसल ये मेरी ख्वाहिश है, मगर उसका मतलब ये नहीं कि मैं फौरी तौर पर इसकी तकमील चाहता हूँ। वो तमहीद बांधने लगा। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि उससे आप बाखबर हों, ताकि बाद में कोई मसला ना हो और ना कहीं देर हो। अब क्या तुम असल बात पर भी आओगे या अभी मजीद बात को घुमाना है? वो दोस्ताना अंदाज में गोया हुए। शमरेज ने बिला आखिर कह दिया, एक्चुअली मैं अपनी पसंद की बात कर रहा हूँ। मैं किसी को पसंद करता हूँ बाबा, बहुत अरसे से। अगर आप नाराज हों तो इसी बारे में बात कर रहा हूँ। आई एम श्योर सुनकर आप भी बहुत खुश हो जाएंगे। उसकी खुद एतमादी बहाल हो गई थी। बहादुर खान खुशगवार हैरत में घर को, शमरेज और अपनी बेगम को देखने लगे। बरखुदार इतने बड़े हो गए? उनके खिलखिलाने पर शमरेज बुरी तरह झींप गया।
नुदरत अलबत्ता मुस्कुराई जरूर थी, मगर वो बेचैनी से पहलू बदलने लगी थी। मैं पहले ही समझ रहा था कि बात जरूर कुछ ऐसी ही हो सकती है, क्योंकि हमारा बेटा पहली बार हिचकिचाते हुए हमसे नजरें मिला रहा था। खैर, पूरी बात बताओ। जी बाबा, ये आपका दिया एतमाद और अंडरस्टैंडिंग ही है। मैंने आप लोगों से अपने दिल की बात शेयर कर ली। इनफैक्ट बाबा, ये पसंदीदगी से भी भरकर कुछ है। इसे मैं स्पेशल फीलिंग्स का नाम देता हूँ। मैंने इन एहसासात को बहुत वक्त दिया है बाबा, और तब मैंने रियलाइज किया कि ये मेरे अंदर तक जड़ पकड़ चुकी हैं। वो सब तो ठीक है बेटा, मगर वो है कौन? उन्होंने वही सवाल किया जो ऐसे वक्त पर किया जाता है। आप उन्हें बहुत करीब से जानते हैं। शमरेज के चेहरे पर एक अलवाही सी चमक पैदा हो गई थी, लबों पर खिलती ताजा मुस्कुराहट। नुदरत यकटक देखे गई। नाम? बहादुर खान अपनी सोचें दोहराने लगे। सानिया। शमरेज के लबों से वो नाम बेहद खूबसूरत लगा। उसके लिए ये दुनिया भर का सबसे मुनफरद और महबूब नाम तो था ही। कौन सानिया? नुदरत बेगम ने इतने तीखेपन से सवाल किया था कि बहादुर साहिब के अल्फाज मुंह में ही रह गए। अपनी सानिया में सीमी आपी की बहन। शमरेज ने उनके बदतरीन खदशात की लख्ता भर में तस्दीक कर। अपनी सानिया? किसी कोड़े की तरह उन पर बरसा था। बहादुर खान ने गैर महसूस अंदाज में अपना हाथ उनके हाथ पर रख दिया था। क्या हुआ बाबा, आप चुप हो गए? शमरेज ने उन्हें एहसास दिलाया उनके लिए भी ये नाम गैर मुतवक्का था। अरे कुछ नहीं, मेरा मतलब बहुत जबरदस्त। सानिया तो मेरी बेटियों की तरह है, माशाल्लाह, घर की बच्ची है। इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या होगी? सच बाबा? शमरेज खुशी से बेयकीन रह गया। मुझे यकीन था कि आप सुनेंगे तो जरूर खुश होंगे। वो बहुत अच्छी लड़की है बाबा, और सबसे भरकर उसमें आम लड़कियों की तरह बनावटी और मसनूईपन नहीं है। मुझे ऐसी ही लड़की पसंद है। बाबा, थैंक यू सो मच। वो फरते जज्बा से उनकी अकीदत में डूब गया। बहादुर साहिब मुस्कुरा उठे। तुम सच बोल रहे हो शमरेज, लेकिन बेटा, सब कुछ सोच समझ लो। तुम्हारी सोच कुछ और है। नो डाउट कि वो बहुत अच्छी बच्ची है, मगर तुम उसके रहन सहन, तालीम वगैरह से वाकिफ हो। मैं नहीं चाहता तुम जज्बात में कुछ फैसला करो और बाद में उस बच्ची की जिंदगी पर कोई असर पड़े। उन्होंने बगौर जायजा लेते हुए उसे हकीकत से आगाह किया तो वो फौरन बोल पड़ा। इसीलिए मैंने ये बात करने के लिए जल्दबाजी दिखाई है बाबा। मैंने कोशिश की है कि उसके घर वाले उसे पढ़ने दें, मगर मेरे लिए नहीं बाबा, खालिस उसकी खुशी के लिए। मुझे उसकी खुशी बहुत अजीज है। मैं चाहता हूँ वो अपने मुकाम तक पहुँचे। इसीलिए अगर उन्होंने मना भी कर दिया तो मैं खुद उसे पढ़ाऊंगा जब वो हमारे घर आ जाएगी। मुझे वो जैसी है वैसी ही कबूल है। वो जैसे सब कुछ पहले से तय कर चुका था। बहादुर खान सर हिलाने लगे। अच्छा, और बाबा, ये वक्ती पसंदीदगी नहीं है। मैंने उसे हमेशा इस घर में चलते फिरते देखा है। मैं उसे दिल की गहराइयों से चाहता हूँ बाबा। मैं उसे किसी कीमत पर खोना नहीं चाहता। फिर आपकी इतनी दोस्ती कि ये रिश्तेदारी में बदलेगी तो और गहरी होगी। मैं इस बात पर यकीन नहीं रखता कि दोस्ती रिश्तेदारी में बदले तो खत्म हो जाती है। मुझे यकीन है कि ये और मजबूत होगी। और बाबा, आपको अपने लिए दुनिया की अच्छी से अच्छी लड़की बहू मिल सकती है, मगर वो सानिया नहीं होगी। उसने नजरें झुकाकर अपने दिल की बात वाज़ेह कर दी थी। उसके लिए पहली और आखिरी लड़की सानिया है। अब वो उम्मीद से अपने बाप को देख रहा था, अपनी जिंदगी के अहम फैसले के लिए। आप उनसे बात करेंगे ना? आपको इनकार नहीं हो सकेगा बाबा। बाबा उसकी मासूमियत पर मोहब्बत से मुस्कुरा रहे थे। हाँ बेटा, क्यों इनकार होगा? मेरे बेटे से भरकर अच्छा दामाद और कहाँ मिलेगा? तुम इस टेंशन से आजाद हो जाओ। सिमी के फर्ज से वो लोग सबकदोश हो जाएं, फिर मैं तुम्हारे लिए बात कर लूंगा। इनकार की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। थैंक यू सो मच बाबा। आई लव यू वेरी मच। ये मेरी खुश नसीबी है कि मैं आपका बेटा हूँ। खुश रहो मेरी जान। वो उनके गले लगता हुआ बाहर निकला और बस यस कहकर अपनी फतह पर झूमने लगा। अंदर छाई खामोशी में नुदरत बेगम झटके से उठी। क्या था ये सब बहादुर साहिब? आपके सामने वो बेवकूफाना बातें कर गया है और आप वाह वाह करते रहे। मारे तैश के उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपने बाल नोच ले या शोहर का कुछ कर ले, जो कितने सुकून से सब मान गए थे। रिलैक्स नुदरत। उन्होंने उठकर नरमी से उन्हें थामा। वो जानते थे नुदरत उन लड़कियों को खास पसंद नहीं करती थी, इसलिए उन्होंने जल्दबाजी का मुजाहिरा करने से उन्हें बरवक्त रोक दिया था कि फिलहाल वो वक्त आया
नहीं था। मुझे रिलैक्स होने का मत कहिए, खुदा के लिए। आपने देख ली उन लड़कियों की असलियत। मैं भी सोचूं कि मुझे इतने दिनों से क्या खटक रहा है। मेरे गुमान में भी नहीं था कि मामला इस हद तक बढ़ सकता है। ये आए रोज के चक्कर, ये रंग लाए, मेरा बेटा उनके झांसे में आ गया। नुदरत बेगम, धीरज धीरज। बहादुर खान ने उनके कंधों पर दबाव बढ़ा दिया। गुस्से में आकर उन बच्चियों के लिए जाहलियत भरे अल्फाज इस्तेमाल करो। हम भी बेटी वाले हैं, वो बच्चियां ऐसी नहीं हैं। और इस उम्र में पसंदीदगी के जज्बात तो आम बात है। पसंदीदगी के जज्बात? वो आपके सामने मोहब्बत बोल कर गया है। इतनी जुबान कैसे आई उसके मुंह में? ये नशा सर चढ़ कर बिला वजह बोल रहा है, बिना किसी शय के। वो आपकी बेटी जिसका उनके दर्शन के बगैर सूरज नहीं उबरता। मैं किसी को माफ नहीं करूंगी। बहादुर साहिब सुन ले कान खोलकर। वो बुरी तरह हाँप रही थी। बहादुर खान के लिए उनका रिएक्शन तवक्का से ज्यादा संगीन था। वो उन्हें सुलहजू अंदाज में ठंडा करने लगे। देखो बेगम, ये उम्र ऐसी ही होती है कि हर दूसरी लड़की से मोहब्बत महसूस होती है। आहिस्ता आहिस्ता सब समझ में आ जाता है। ये कहने से पहले दिमाग में ये बात अच्छी तरह सोच लें कि हमारा बेटा दिल फेंक नहीं है। नुदरत बेगम के कहने का क्या मतलब था, वो पहले से समझ चुके थे। मैं जानता हूँ ये बात तुम्हारे सोचने के लिए है। फिर तुम्हारे बेटे की पसंद मामूली नहीं हो सकती है। तुम बिला वजह के तासुब को दिल में जगह मत दो। नहीं बहादुर साहिब, उनका लहजा दो टोक था। उसकी पसंद गैर मामूली भी नहीं। मैं कभी भी इस अहमकाना फैसले में आप दोनों का साथ नहीं दूंगी। बहुत मायूस किया है आपने मुझे। बजाय उसे टोकने के आपने तो खुद बेताब हो बैठे। वो उन्हें आड़े हाथों ले रही थी, वो भी झंझला गए। मैंने आपसे कहा बेगम कि अभी इस सब का वक्त नहीं आया। अगर उसका फैसला ठीक नहीं तो उसे खुद इस बात का एहसास हो जाएगा। लेकिन जिस तरह आप तैश में हर बात ठोकर की जद में रख रही हैं, तो मत भूलिए वो आपका बेटा है और आपके बेटे का दिल है। वो बच्चा नहीं रहा है जिसे थप्पड़ मारकर चुप करा दिया जाए और वो रोते रोते सो जाए। बगावत यही से जन्म लेती है। कुछ मनवाना भी है तो प्यार की जुबान इस्तेमाल करो। लेकिन इस सब में आप मेरे साथ तो नहीं हैं। आपको इस फैसले पर खुशी हुई है। वो सब पसे पुश्त डालकर उन्हें देखने लगी। आप उसकी माँ हैं, कुछ भी कर लें। मुझे बहरहाल इस रिश्ते पर कुछ काबिले एतराज नुक्ता नजर नहीं आता। ये सब इन बहनों के खेल का नतीजा है। मैं ही देर से समझी। वो हथेली पर मुक्का बरसाते हुए कमरे में चक्कर काटने लगी। फिर वो मुड़ी और बहादुर खान के मुकाबिल आई। लेकिन एक बात मैं आपको वाज़िया कर दूं, बहू से नस्ल आगे बढ़ती है और मेरा एक ही बेटा है। इस लड़की की जगह शमरेज की जिंदगी में और इस घर में कहीं भी नहीं है। उनकी आंखों में बला की काट थी, किसी भी लचक से आरी लहजा, कती और ठोस। मैं वजह पूछ सकता हूँ? उनके बाहर निकलने से पहले उन्होंने पूछा। वो मुड़े बगैर बोली, वो खानदान हमसे बहुत कमतर है। मैं उनकी लड़कियों को अपनी बेटी की सहेलियां तो बनने की इजाजत दे सकती हूँ, मगर बहू बनाकर उन्हें अपनी बराबरी का मुकाम नहीं दे सकती। और ये तय है। बहादुर खान तक उनके लहजे की तपश पूरे मफहूम समेत पहुंच गई थी। दोनों में जिंदगी में शायद पहली मर्तबा तल्ख कलामी हुई थी और इख्तलाफ राय भी इसी बात से बेखबर होकर उनके मौक़िफ़ अपनी अपनी जगह धरे के धरे रहने वाले थे। उन दोनों के नसीब उनकी सोचों से बिल्कुल उलट सिमट में लिखे जा चुके थे। वक्त का पहिया ऊंचे नीचे रस्तों पर हचकोले खाता लड़कता आगे बढ़ता रहा। मौसम बदल गए, हालात बदले, जज्बात बदल गए, लेकिन जूं के तू रहे तो इंसान। इन गुजरते माओ साल में ताजवर जीने का गुर सीख गई। जो अपने गिर्द सख्त चादर की बकल उसने ओढ़ी थी, वो अपनी जगह खिसकने से अब कासिर थी। नीलम की शादी कर दी गई। हाकिम पर सद्दाम की शादी का पहले ही बहुत कर्जा था। फिर नीलम की रुखसती के बाद तो वो हालात और मुश्किल हो गए। हाकिम को ताजवर के जेवरात बेचने पड़े। तुम्हारे गहने तुम्हारे पास होंगे? हाकिम ने एक रात पूछा। जी, ताजवर ने जवाब दिया। बख्तावर भाभी से वापस ले आई? उसने खुद वापस कर दिए। तुमने वापस तलब किए? हाकिम जानता था उसकी माँ की निशानी थे। नहीं, उसे पता चल गया तो खुद वापस कर दिए। ताजवर के अंदाज में कुछ महसूस ना हुआ। बहुत बड़ा दिल है उसका। हर किसी का ज़र्फ इतना बुलंद नहीं होता। हाकिम ने तारीफ की। बहुत बुलंद ज़र्फ है वो। ताजवर ने कोई तंज ना किया। कहाँ होंगे वो जेवर? मेरे काम आने हैं, तुम्हें बनवा दूंगा। वो तवक्कुफ के बाद बोला। काफी देर के लिए दोनों के बीच खामोशी नंगे पांव टहलती रही। क्या सोच रही हो?
हाकिम को लग रहा था वो इनकार कर देगी। अभी निकाल दूं या सुबह? बेतासुर सा लहजा। सुबह चाहिए होंगे, वैसे तुम्हारा ज़र्फ भी बुलंद है। क्या हाकिम ने तारीफ की थी मुस्कुरा कर? ज़र्फ बुलंद नहीं है, जरूरत नहीं रही। तारीफ वापस करके ताजवर ने साबका लहजे में जवाब दिया और रुख मोड़ कर सो गई। उसके अंदर अब कोई जज्बा जागता ही नहीं था। एहसासात मर गए थे। ताजवर और बख्तावर की तबीयत खराब रहती थी। हमीदा बख्तावर से फिर भी हमदर्दी जता लेती, मोहब्बत भी कर लेती, मगर ताजवर को आंख भर कर भी नहीं देखती थी। दोनों निढाल होकर घर का काम किए जाती और जानवरों की देखभाल भी। एक दूसरे का वो दोनों ही सहारा। एक दिन ताजवर हांडी भून रही थी। सर में शदीद दर्द था और बार बार जी उलटता था। वो जल्दी जल्दी नमक मिर्च चखने के लिए कफगीर पर उंगली फेर कर जुबान तक ले जाती कि हमीदा की नजर पड़ गई। देख लो इस औरत को, जब से इस घर में आई है मैं भी कहूँ कि हम कंगले क्यों हो रहे हैं। आधी हांडी बैठे बैठे चट कर जाती है। अरे बीबी, बाद में भी तुमने ही ठूंसना होता है। जरूरी है आंख बचाकर चोरी खाओ। सारी बरकत ही खत्म होकर रह गई है। उनके लहजे में और आंखों में जो कुछ था, ताजवर को जोर से उबकाई आई थी। उसने हांडी बनाते हाथ उठा लिए। ये जिम्मेदारी बख्तावर ने निभाना शुरू कर दी। ताजवर ने हाकिम के सामने खाना रखा तो नवाला तोड़ते ही उसके मुंह के जाविये बिगड़। सालन तुमने बनाया है? वो बिगड़ा। जी। ताजवर जाते जाते वापस पलटी। तुम्हारा ध्यान कहाँ होता है? नमक मिर्च का कुछ हिसाब नहीं कि इंसानों ने खाना? बख्तावर ने बनाया है, वो सुकून से बोली। तुम्हारे पास तो तबीयत का बहाना था, उसे क्या मसला है? क्या वो भी चकती नहीं है? जी, क्योंकि वो भी मेरे जैसी हालत से ही गुजर रही है। हमीदा चची तो चकती नहीं। हाँ, मेरी माँ के पास बस यही काम रह गया है। वो बुड़बुड़ाया। सही कहा। वो इसी खामोशी से मुड़ गई। इतनी ताबेदारी से कभी कभी तो हाकिम को चिढ़ सी हो चली थी, मगर वो किसी भी तरह से ये खोल चटखा नहीं पा रहा था। गुस्सा करता, बार बार जिद करता, मगर ताजवर मुसलसल उसे मायूस किए दे रही थी। रात को वो उसके पास लेटा तो उसे लगा ताजवर के जिस्म में हरारत है। वो उठ बैठा। तुम्हें बुखार हो रहा है? नहीं तो? मुख्तसर सा जवाब। मुझे तो महसूस हो रहा है, तुम मुझे बता नहीं सकती थी? हल्का सा बुखार है, उतर जाएगा। हाकिम ने बात पकड़ ली। अभी तुमने कहा कि नहीं है, अब आप कह रहे हैं तो होगा ही। वो इसी तरह हार मानती थी। तुम्हारी अपनी कोई राय नहीं है? तुम्हें खुद कुछ महसूस नहीं होता? वो बुरी तरह झंझला गया। दिल किया गला दबा दे। नहीं, ना जाने किस सवाल का जवाब था, शायद दोनों का। किस बात का बदला ले रही हो मुझसे? क्या साबित करना चाहती हो तुम? मुझसे कोई गलती हुई? हाकिम थक हार बैठा। इतना भी गनीमत था कि वो बात का जवाब दे देती थी। अच्छा, चलो सुबह तुम्हारे लिए दवाई ले आऊंगा, खा लेना बेहतर होगा। वो गुस्सा दबाते हुए बदवक्त गोया हुआ। ताजवर मध्यम सा बोली। जी खा लूंगी, मुझे जरूरत महसूस नहीं हुई। आपने जिद की थी, ले आते तो खा लेती, वरना। और हाकिम ने चुप साध ली। वो बार बार उसके नखरे नहीं उठा सकता था, लेकिन उसके किसी अनजाने से जज्बे की तस्कीन भी तो नहीं हो पाती थी। वो चाहता था ताजवर उससे डरे, बेबसी का इजहार करे, कभी जरा सी तवज्जो पाकर मुस्कुराए और कभी बेरुखी पर आंख नम कर ले, वरना वही जुबान इस्तेमाल करे जो वो अपने हक में बोलकर करती थी। मगर ताजवर, अब वो ताजवर रही ही ना थी। उसका चेहरा साफ शफाफ सी स्लेट की मानित हो गया था, जिस पर ना कोई तहरीर रकम होती थी, ना ही तासुरात झलक दिखलाते थे। वो एक रिपोर्ट की तरह चलती फिरती मशीन थी, हर किसी का हुक्म बजा लाती। बख्तावर भी कुछ ही अरसे में इस बात पर ईमान ले आई कि ताजवर के अब्बा कितने सही थे। वो अक्सर ताजवर से कहा करती कि उसकी बहन दूसरी दोज़ख से बच गई है। ऐसे वक्त में जब उसे सदाम की सबसे ज्यादा जरूरत थी, वो उसके पास आता ही नहीं था। कई कई हफ्ते गुजर जाते उसकी शक्ल देखे। वो हाकिम भाई से शिकवा करती तो उसे जाते बुला कर ले आते। एक रात मुश्किल से टिकता, फिर कई रातों के लिए गायब। मेरी हालत अकेले रहने वाली नहीं है सदाम, तुम मुझे इंसान समझते हो? वो बहुत मजबूर होकर उसके सामने हाथ जोड़ देती, मगर वहां बेनियाजी का आलम तारी रहता। मैं क्या कर सकता हूँ बख्तावर? अकेला तो मैं हूँ, तुम्हारे पास तो सब लोग हैं। मैं अगर कुछ करूंगा नहीं तो तुम लोग खाओगे क्या? फट पड़े वो सोना जिससे टूटे काने। पहले भी तो रुखी सुखी खा रहे हैं ना, तुम्हारे होते भी गुजारा हो जाएगा। तुम कहीं मत जाओ। वो रोहानसी हो जाती। बेवकूफी वाली बातें मत करो बख्तावर, बेवकूफी वाली बातें नहीं हैं।
बख्तावर चिल्लाती। मैं रात को उठ उठ कर निढाल हो जाती हूँ। ये तुम्हारा भी बच्चा है, मेरा नहीं, वरना मुझे मेरे मेके छोड़ आओ। ठीक है, हाकिम से कहना वो तुम्हें छोड़ आएगा। मैं औरतों की तरह घर घुसकर तो नहीं बैठ सकता। तुम्हें क्या मालूम कितनी मुशक्कत करनी पड़ती है। वो कहकर निकल जाता। बख्तावर पुकारती रह जाती। मुशक्कत का भी अंदाजा था कितनी हो रही थी। कभी हाकिम जाता तो पता चलता कि वो अपने ठेके पर ली जमीनों पर ही नहीं है। एक नौ उम्र लड़का रख लिया था जो उसकी फसलों और जानवरों की देखभाल कर लेता उसकी गैर मौजूदगी में। ताजवर की अपनी हालत जैसी भी थी, बख्तावर की बर्दाश्त नहीं होती थी। तुम कुछ माँ अपनी अम्मा के घर रह आओ, पहला बच्चा तो वैसे भी माँ के घर होता है, मेरा तो कोई नहीं, तुम अपने भाई को बुलवा लो, उसकी हालत के पेशे नजर कहती। तुम क्या करोगी? बख्तावर को भी उसकी फिक्र लाहक होती थी। मैं सब कर लूंगी, तुम बस अपना सोचो। कैसे सोचूं? बहनों में खुदगर्जी तो नहीं होती। हम दोनों जानती हैं एक दूसरे का दुख। वहां जाऊंगी तो तुम्हारे ख्याल से पीछा नहीं छुड़वाऊंगी। बख्तावर मुस्कुराकर उसे देखती और दोनों अपनी अपनी जगह पर आंखें झुकाकर रह जाती थी। एक का हम सफर उससे दूर था और उसका साथ देने का रवादार ना था। दूसरी का शरीक सफर साथ तो था, मगर वहां दुखों में शरीक होने का रवाज नहीं था। इस घर की खुश नसीबी थी कि उसे ये दोनों औरतें खूबसूरत मिली थी। इस घर के मर्दों की बदनसीबी थी कि उन्हें ये दोनों औरतें रास नहीं थी।